आज की क्लास में सरफेस केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री, द वर्ड जैसे ही आप सरफेस केमिस्ट्री सुन रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है आपको? व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री? अगर सीधे सीधे ऐसे ही आपसे कोई सवाल पूछ लिया जाए तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक आंसर ये पैदा हो रहा होगा कि कोई ऐसी चीज जो सरफेस से रिलेटेड है, यानी ऐसा कोई फेनोमेना जो सरफेस से रिलेटेड है, उसी में कुछ केमिकल एस्पेक्ट्स होगा, कहीं बॉन्ड टूट रहे होंगे, कहीं बॉन्ड बन रहे होंगे, उसी की पढ़ाई को हम लोग सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। तो लिखें सरफेस केमिस्ट्री का डेफिनेशन लिखें। सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद the chemistry at the boundary. Surface chemistry deals with the chemistry at the boundary which separates two bulk phases, दो बल्क को ये सेपरेट करती है, टू बल्क फेजेस। अब जैसे कोई एक सरफेस है और ऊपर हवा है और नीचे वो सॉलिड है, तो सरफेस पर जो फेनोमेना होगा जहां पर दो बल्क चीजें दिखाई दे रही है, एक ऊपर क्या दिख रहा है आपको? हवा दिख रहा है, और नीचे का सपोज इस टेबल की ही बात करूं मैं, तो टेबल है, टेबल के ऊपर एक नीचे सॉलिड होगा जो वुड का बना हुआ होगा, ऊपर हवा होगी, तो इन दोनों का कुछ तो एक इंटरफेस होगा जो इन दोनों लेयर को क्या कर रहा होगा? डिफरेंशिएट कर रहा होगा। दैट इज कॉल्ड एज सरफेस और इंटरफेस। लिखें, दिस बाउंड्री इज ऑल्सो नोन एज This boundary is also known as surface or interface. Example: solid interface, solid liquid interface, solid gas interface, and so on, etc. डन। हेडिंग डालें एड्सॉर्प्शन, अब सरफेस केमिस्ट्री वर्ड समझ जाने के बाद हम लोग जो पहला वर्ड देख रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन। व्हाट इज एड्सॉर्प्शन? अभी मैं ध्यान से सुनिएगा, मैंने अभी जो वर्ड बोला इट इज नॉट एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, ये एब्जॉर्प्शन है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एड्सॉर्प्शन। ये दो अलग अलग वर्ड है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एड्सॉर्प्शन क्या होता है, पहले हमें तो यही समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जो है वो बल्क फेनोमेना होता है और दूसरा जो है वो सरफेस फेनोमेना होता है। तो पहले तो ये डिफरेंस हमारे को क्लियर होना जरूरी है कि विच इज अ बल्क फेनोमेना एंड विच इज अ सरफेस फेनोमेना। सरफेस फेनोमेना होगा तो किसके अंदर पढ़ेंगे? ये सरफेस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, और अगर बल्क फेनोमेना हो तो वो सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा। वो सॉल्यूशन चैप्टर ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा है। खैर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको बेस्ट समझ में आता है कि व्हाट इज अ सरफेस फेनोमेना एंड व्हाट इज अ बल्क फेनोमेना। आपने एक चौक लिया और चौक को आपने इंक के साथ रखा है। अब इंक में एक तो आपने चौक को डुबा दिया, एक है कि आपने पूरा चौक को इंक में डुबा दिया और डुबा के निकाला। इन दैट केस इंक के जो पार्टिकल्स होंगे वो पूरा अंदर तक गया होगा कि सिर्फ सरफेस पे लगा होगा? पूरा अंदर तक गया होगा, यानी अब जब आप उस वाले चौक से लिखेंगे वो ब्लू लिखा आएगा। ये एक चीज है। सेकेंड, एक टेबल के ऊपर जहां पे आप इंक भर रहे थे वहां पे हल्का सा इंक गिर गया, उस इंक के ऊपर आपने चौक को यूं ऐसे रोल कर लिया। दैट इज अ सरफेस फेनोमेना और अ बल्क फेनोमेना? वो सरफेस फेनोमेना है। पहला वाला केस जहां पे आपने चौक को पूरा उस इंक के पॉट में डुबा दिया था, वहां पे इंक वाज एब्सॉर्ब्ड बाय द चौक, वेयरएज जब टेबल के ऊपर आपका क्या गिरा हुआ था? इंक गिरा हुआ था, और उसके ऊपर आपने उसको क्या कर दिया? रोल कर दिया, तो वहां पे इंक वाज एब्सॉर्ब्ड बाय द चौक। तो सिर्फ सरफेस पर अगर कोई चीजें रह जा रही है, बल्क तक मतलब अंदर तक उसकी पेनिट्रेशन नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं? एड्सॉर्प्शन। एंड अगर वो पूरे बल्क तक चला गया, लास्ट तक चला गया, तो उसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। वन ऑफ द एग्जांपल ध्यान रह जाएगा।
एक और एग्जांपल देता हूं। आपने होटल में खाना खाया होगा, होटल में खाए हैं? नहीं, खिलाना नहीं है, होटल में आप, अरे सब कुछ मेरे लिए छोड़ के रखे, अब शादी भी मैं ही करा दूंगा। अच्छा, वो भी करवा दें? अच्छा, तो सारा चीज मेरे लिए छोड़ के रखते हो। तो होटल में अगर आप बाई चांस गलती से खाना खाने गए होंगे, बाई चांस ही बोल रहा हूँ क्योंकि जो कह रहा आज तक कभी गया नहीं, तो फिर बोल रहा आप ही जब लेके जाएंगे, तो बाई चांस अगर आप कभी गएंगे तो वहां एक छोटू रहता है, छोटू, द छोटू हु क्लीन्स द टेबल। यू माइट हैव सीन एवरी होटल हैज अ छोटू। तो वो छोटू का बुलाते, ए छोटू, खाना खाने से पहले साफ करना जरा इसे। अब वो जो साफ करने आ रहा है उसके हाथ में दो चीजें हो सकती है। अगर वो कम इंटेलिजेंट छोटू रहा तो वो कपड़ा लेके आएगा। कपड़ा लेके आएगा तो क्या होगा, सपोज पानी गिरा हुआ है तो उसने ऐसे पानी को पोंछा, पूरा टेबल पोंछ दिया, वो टॉवेल पूरा गीला हो गया, ठीक है। अब वो उसे सुखाने के लिए उसको फिर से धूप की आवश्यकता है। यहां पर जब उसने कपड़े को उस टेबल के ऊपर चलाया, द वाटर वॉज एब्जॉर्ब्ड और एडजॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब हो गया वाटर, क्योंकि वाटर उसके एक एक मॉलिक्यूल तक पहुंच गया कपड़े के। वेयरएज एक इंटेलिजेंट छोटू जो थोड़ा स्मार्ट है, वो 10 कपड़ा नहीं रखा है, उसने स्पंज रखा हुआ है। हैव यू सीन स्पंज? छोटू लोग स्पंज रखते हैं हाथ में। वो स्पंज से जब वो उसको पोंछ रहा है तो वो स्पंज गया, और स्पंज से जब उसने पोंछा, और पोंछने के बाद स्पंज को क्या किया, गाड़ दिया, गाड़ा, वो स्पंज फिर से क्या हो गया, सूख गया। कपड़े से पोंछा था, कपड़े को ले आके गाड़ा, पानी तो निकल गया पर पूरा कपड़ा भी गीला हो गया। वेर स्पंज के केस में उसने डाला और जब गाड़ दिया, पानी निकल गया, वापस से स्पंज सूख गया। तो सरफेस फेनोमेना होगा, तो जो सरफेस पे लगी वाली चीजें वो आसानी से क्या की जा सकती है, रिमूव की जा सकती है। वेरएज अगर बल्क फेनोमेना होगा तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते इसीलिए। तो कपड़े से उसने पोंछा तो वहां पे कौन सा फेनोमेना हुआ, जब उसने स्पंज से पोंछा तो क्या फेनोमेना हुआ। होप कि एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर है अभी आपको क्लियर है। क्लियर डेफिनेशन। सॉलिड सरफेस has the tendency to attract and retain the molecule of the phase. Solid surface has the tendency to attract and retain the molecules of the phase with which it comes in contact. This process of attracting the phase only on the surface is called adsorption. Full stop. Paragraph change. The process in which molecular species are accumulated at the surface. The process in which molecular species are accumulated at the surface rather than in the bulk of a solid or liquid phase is termed as adsorption. एड्सॉर्प्शन का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको मैं बता सकता हूं। एड्सॉर्प्शन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, आपने कभी नया जूता खरीदा होगा या थर्मोफ्लास्क या थर्मस वाटर बॉटल खरीदा होगा, तो उसके अंदर एक छोटी सी पुड़िया मिलती है आपको। हैव यू सीन दैट? वो छोटी सी पुड़िया जिसमें वाटर वेपर को एब्जॉर्ब किया जाता है, बिकॉज मॉइस्चर, अगर लेदर का कोई जूता है, उस जूते में अगर पानी रह जाएगा तो फिर वो फंगस लगने के चांसेस है। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फंगस का जो उसके ऊपर एक लेयर बन जाए, वो क्या करते हैं हम लोग, सिलिका जेल का एक बैग डाल देते हैं।
जो सिलिका की प्रॉपर्टी होती है वो क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर से जो मॉइस्चर उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ये क्लियर हुआ। तो ये जो एक एग्जांपल है, ये भी इवन कई बार फ्लास्क में वो जो वाटर बॉटल्स होते हैं, नया वाला वाटर बॉटल अगर आप अभी मिल्टन का खरीदें तो उसके अंदर भी आपको छोटी सी पुड़िया मिलती है। तो ये सिलिका जेल्स जो होते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे एड्सॉर्बेंट होते हैं। एड्सॉर्बेंट मतलब जो एड्सॉर्प्शन फेनोमेना को दिखा सकता है, तो ये एड्सॉर्बेंट बोलते हैं। दी पर्टिकुलर सब्सटेंस व्हिच कैन एड्सॉर्ब इज नोन एज एड्सॉर्बेंट। बताएंगे, उसका डेफिनेशन लिखवाएंगे। एक और बहुत ही अच्छा एग्जांपल एड्सॉर्बेंट का आप कह सकते हैं, ये जो बच्चे लोग डाइपर पहनते हैं, डाइपर में ऐसा क्या है जो वो बच्चा इवन इफ 2-3 बार भी रात भर में टॉयलेट कर रहा है फिर वो गीला नहीं हो रहा है। क्यों गीला नहीं हो रहा? बिकॉज सिलिका जेल हैज द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब वाटर। वो वाटर को सिलिका जेल के चारों तरफ क्या कर लेता है, एक्यूमुलेट कर लेता है। सपोज दिस इज द सिलिका जेल, ये सपोज करिए सिलिका जेल है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और कभी अगर जो आपने ये सिलिका जेल है तो ये वाटर मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और एब्जॉर्ब होकर रहेगा तो वो कोई चीज अगर उस पानी को पकड़ ले तो फिर बहेगा कैसे, बह नहीं सकता है। इसलिए आप रात भर बच्चे को पहना देते हैं ताकि वो आपका बेड गीला ना हो, क्योंकि माँ बाप सोया हुआ, बीच में बच्चा सोया हुआ टॉयलेट कर देगा तो पूरा बेड गीला हो जाता है। आप लोग को इसका एक्सपीरियंस नहीं होगा। आई हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस, दो बच्चा है मेरा। तो हम लोग रात भर ऐसे सोते हैं, अगर मान लीजिए आप सोए हुए हैं, आप आपकी वाइफ सोए हुए हैं, बीच में बच्चा सोया हुआ है, उसने अगर टॉयलेट कर दिया, आपकी पूरी रात खराब हो गई। और हम लोग काम करने वाले लोग हैं, तो आप अगर रात भर थोड़े 1 घंटे भी उठे रह गए तो हो गया, दूसरा दिन तो पूरा काम ही खत्म। तो उस केस में ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो वो इसीलिए मैं बहुत डिटेल में इसे जानता हूँ, बिकॉज उसको मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है। और आप अगर डाइपर को फेंक दिए डस्टबिन में और डस्टबिन के इर्द गिर्द अगर कहीं कुत्ता पहुंच जाए, कुत्ता उसको ले जाके क्या करता है, चीड़-फाड़ कर देता है। आपने देखा होगा रोड वगैरह पे फेंका रहता है, वहीं फेंका रहेगा ना तो उसको आप खोल के खुला हुआ वहीं आप देख सकते हैं। तो उसको आप देखिएगा, कई बार हाथ में उठा के भी मैंने ऐसा चेक किया है, उसको आप देखिएगा ना तो देयर यू विल फाइंड दैट सिलिका जेल्स फुला फुला हुआ। ये एक जगह और आपने देखा है, मेला में मिलता है। छोटा छोटा बॉल रहेगा, उसको पानी में डाल दिया तो पूरा बड़ा बड़ा पत्थर बन जाएगा। हैव यू सीन दैट? तो वो जो बड़ा बड़ा फूल के हो गया, वो क्या किया उसने, उसको पानी को एब्जॉर्ब, तो वो तो हो गया कि पानी इतना ज्यादा हो गया कि वो पूरा एब्जॉर्ब के बाद एब्जॉर्प्शन भी कर गया, तो वो फूल गया पूरा। पर अगर सिर्फ इतना ही पानी था कि वो एब्जॉर्ब कर लेता तो सरफेस फेनोमेना रहता, आप उसको गाड़ देते। अभी इसको वापस से वो जो आपने देखा है वो सजाने के काम में आता है, कई बार आप टेबल वगैरह पे रखते हैं, उसको फिर आप ना धूप में रख दीजिए, पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, वापस से वो छोटा गोली बन जाएगा, फिर से वो छोटा बन जाएगा। समझ में आ रहा है? एड्सॉर्प्शन फेनोमेना पूरा क्लियर हुआ। 10 तरह के एग्जाम्पल दे दिया, चौक का एग्जाम्पल दे दिया, वो कपड़े का एग्जाम्पल दे दिया, डाइपर का एग्जाम्पल दे दिया, वो थर्मोफ्लास्क में डाला हुआ सिलिका जेल दे दिया, जूते में डाला हुआ वो बैग दे दिया। All example are more than sufficient to make you understand what is adsorption and what is absorption. तो वहां पे एग्जाम्पल लिख लें, वाटर वेपर्स ऑन सिलिका जेल, वाटर वेपर्स ऑन सिलिका जेल, H2, O2, NH3, H2, O2, NH3 on activated charcoal, H2, O2, NH3 on activated charcoal। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। व्हाट इट, हेडिंग डालें, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एड्सॉर्प्शन, इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू एड्सॉर्प्शन। पहला लिखें एड्सॉर्बेट, पहला लिखें एड्सॉर्बेट, ADSORBATE, adsorbate। It is the molecular species या substance, it is the molecular species या substance that is adsorbed or accumulated on the surface, that is adsorbed or accumulated on the surface, that is adsorbed or accumulated on the surface। तो इस सिलिका जेल पर जो ये बाहर से बना है, ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स आप देख पा रहे हैं, where this is what, this is silica gel and this is what, sorry,
दिस इज व्हाट, वाटर मॉलिक्यूल। तो ये वाटर मॉलिक्यूल को आप क्या बोलेंगे, दिस वाटर मॉलिक्यूल इज एड्सॉर्बेट, जो उस एड्सॉर्बेंट के ऊपर क्या हो रहा है, एड्सॉर्ब हो रहा है। तो तीन वर्ड बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, ये है एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेट, ये है एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेट इट गेटिंग एड्सॉर्ब्ड एट एड्सॉर्बेंट। क्लियर हुआ, एड्सॉर्बेट जो है वो एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्ब हो रहा है। तो एड्सॉर्बेंट किसको बोलेंगे, एड्सॉर्बेट किसको बोलेंगे, जो एड्सॉर्ब होगा। द मॉलिक्यूल और स्पेसीज दैट गेट एड्सॉर्ब्ड इज नोन एज एड्सॉर्बेट। नेक्स्ट लिखिए एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट, और उसके बाद ना ये डायग्राम जरूर बना लीजिएगा दोनों डेफिनेशन के बाद। एड्सॉर्बेंट, it is the substance on the surface, it is the substance on the surface of which adsorption occur, it is the substance on the surface of which adsorption occur. Example, silica gel, aluminum gel, clay, colloids, charcoal, etc. Aluminum gel, silica gel, clay, colloids, charcoal, etc. और इन दोनों को मिलाकर ही एड्सॉर्प्शन फेनोमेना बनता है। तो ये आप डायग्राम बनाकर लिख सकते हैं, सिलिका जेल जिस पर वाटर मॉलिक्यूल आके एड्सॉर्ब हुआ, तो वाटर मॉलिक्यूल बिहेव्स एट एड्सॉर्बेंट, और एड्सॉर्बेट है वो जिसके ऊपर ये वाटर मॉलिक्यूल गया है। तो जिसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल गया उसे एड्सॉर्बेंट बोलते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज कॉल्ड एज एड्सॉर्बेट। जो एड्सॉर्ब हो रहा है वो एड्सॉर्बेट, जिस पर हो रहा है वो एड्सॉर्बेंट, और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन। अगला डेफिनेशन लिखें, absorption, AB, absorption, it is the process in which, it is the process in which, it is the process in which a substance is uniformly distributed, it is the process in which a substance is uniformly distributed throughout the bulk, a substance is uniformly distributed throughout the bulk, it is the process in which the substance is uniformly distributed throughout the bulk. bulk मतलब अंदर अंदर तक, तो जहां पर अंदर अंदर तक पूरा जो आपका एड्सॉर्बेंट है, तो यहां पे एड्सॉर्बेंट नहीं बोल के इसको एब्सॉर्बेंट बोलेंगे। एब्सॉर्बेंट सॉरी एब्सॉर्बेंट जो है वो, सॉरी एब्सॉर्बेट जो है वो जब अंदर अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है, पूरे मॉलिक्यूलर लेवल पे पेनिट्रेट कर जाता है, तो उस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, एब्सॉर्प्शन बोलते हैं। आगे लिखें उसी में, that is, it is the penetration of the substance, it is the penetration of the substance throughout the surface into bulk of the solid, it is the penetration of the substance throughout the surface into bulk of the solid. इसका एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं, chalk inserted in the ink pot, chalk inserted in the ink pot. ink pot के अंदर जब आप chalk को insert करते हैं, उस टाइम पर जो ink उसमें एड्सॉर्ब हुआ, एड्सॉर्ब तो नहीं होगा, उसको बोलेंगे उस टाइम पे इंक उसके ऊपर एब्सॉर्ब हुआ, बिकॉज पूरा का पूरा अंदर तक चला गया। वेयरएज अगर इंक जमीन पर गिरा है और उसके ऊपर आपने ऐसे चॉक को रोल किया है, दैट इज एक्चुअली अ सरफेस फेनोमेना, उस केस में उसको हम लोग एड्सॉर्प्शन बोलते हैं, और एल्स इट इज कॉल्ड एज एब्सॉर्प्शन। लेकिन डिसॉर्प्शन, डीई, नेक्स्ट डेफिनेशन, DESORPTION, डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन, अब डिसॉर्प्शन का क्या मतलब है, अब जो सिलिका जेल है, इस सिलिका जेल के ऊपर वाटर एड्सॉर्ब हो गया है,
अब मैं इस सिलिका जेल को धूप में रख दूं तो इसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल हट गया मतलब एड्सॉर्बेट इज रिमूव्ड फ्रॉम एड्सॉर्बेंट। ये जो रिमूवल का प्रोसेस है जहां पर आप एड्सॉर्बेट को एड्सॉर्बेंट से अलग कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसॉर्प्शन। डी वर्ड लगने का मतलब ही कुछ हटना, कुछ नेगेटिव हो रहा है वहां पे। लिखें, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, it is the process of removing, it is the process of removing an adsorbed substance, an adsorbed substance from the surface of adsorbent, from the surface of adsorbent, from the surface of adsorbent is known as desorption. And third is, and the last is sorption, 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 sorption। sorption वर्ड क्या है, मान लीजिए कहीं पे इंक गिरा हुआ है, गॉट इट। अब वो जो इंक गिरा है उसके ऊपर आप चॉक रोल कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि इतना ही इंक हो कि सिर्फ वो सरफेस पे ही लपटा है। अगर मान लीजिए इंक थोड़ा ज्यादा है और आप उसको अगर रोल कर रहे हैं तो सरफेस पे पहले जितना सोखना था सोख लिया, देन व्हाट, फिर वो अंदर जाना स्टार्ट कर जाएगा। यानी एक टाइम आएगा जिस टाइम पे एड्सॉर्प्शन विल कन्वर्ट इनटू एब्सॉर्प्शन। अगर ऐसा हो जाए कि आपका सरफेस फेनोमेना इज कन्वर्टिंग इनटू जो बल्क फेनोमेना, देन वो क्या कहलाता है, जॉर्प्शन कहलाता है। गॉट इट। जहां पे दोनों ही हो, सरफेस पर भी हो रहा है और कुछ बल्क में भी चला गया है, तो उस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, जॉर्प्शन बोलते हैं। तो राइट, इट इज द प्रोसेस इन विच एड्सॉर्बेट डिसॉल्व्स, it is the process in which adsorbate dissolves into adsorbent, adsorbate dissolves into adsorbent and passes into the bulk, and passes into the bulk, passes into the bulk of an adsorbent. This process is known as sorption. It is the process in which adsorbate dissolves into adsorbent and passes into the bulk of an adsorbent. This phenomena is called sorption. In this, adsorption changes into absorption. In this, adsorption changes into absorption. तो यहां पे क्या हो जाता है, एड्सॉर्प्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एब्सॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाता है। डन। सारे इंपॉर्टेंट जितने भी टर्म थे लिख लिए, दो डिफरेंस करके लिखें, एक तरफ लिखें आप एड्सॉर्प्शन और एक तरफ लिखें एब्सॉर्प्शन। तो जैसा बोर्ड पर लिखा है, एक तरफ आप लिखें एब्सॉर्प्शन और एक तरफ आप लिखें एड्सॉर्प्शन। दिस इज द लास्ट टाइम वी आर यूजिंग दिस वर्ड एब्सॉर्प्शन। इसके बाद पूरे चैप्टर में वी विल नेवर यूज दिस वर्ड एब्सॉर्प्शन। इसके बाद जब कभी भी मैं आगे पढ़ाऊंगा मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, एड्सॉर्प्शन ही यूज करूंगा, बिकॉज इट इज द चैप्टर कॉल्ड एज सरफेस केमिस्ट्री एंड एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फेनोमेनन। अगर गलती से बाय चांस मेरे मुंह से निकल भी जाए एब्सॉर्प्शन, आपको मानना है कि सर ने एडी ही बोला हुआ है, एबी नहीं बोला है। हो सकता है इतनी बार ये एड्सॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन बोलने में कई बार गलती से होता है कि पूरे चैप्टर में अब यही नाम लेना है मेरे को, तो कई बार गलती से होता है कि गलती से एडसॉर्प्शन की जगह एब्सॉर्प्शन निकल गया, तो उस टाइम ये डाउट नहीं करना है कि सर ने एब्सॉर्प्शन बोला और आप ए बी ही लिख लें। दिस इज द लास्ट टाइम व्हेन वी आर यूजिंग दिस वर्ड एब्सॉर्प्शन। इसके बाद पूरे चैप्टर में कहीं एब्सॉर्प्शन नहीं है, तो अगर मेरे मुंह से निकल भी गया, यू हैव टू राइट एड ओनली, यू नीड नॉट टू राइट ए बी। क्लियर। लिखें, एब्सॉर्प्शन की साइड पे लिखें ए बी एस ओ आर पी टी आई ओ एन, एब्सॉर्प्शन की साइड पर लिखें इट इज अ बल्क फेनोमेना, it is a bulk phenomena। दूसरी साइड पर लिखें it is a surface phenomena, it is a surface phenomena, जो कि आपको क्लियर भी है। एक बल्क फेनोमेना होता है और दूसरा वाला सरफेस फेनोमेना होता है। एड्सॉर्प्शन में लिखें, मतलब वापस से सेकंड पॉइंट लिखें,
The concentration of solute is uniform throughout the bulk of the solid. The concentration of solute is uniform throughout the bulk of the solid. जबकि आप इस तरफ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? The concentration of substance is higher at the surface. The concentration of substance, जिसको आप क्या बोलते हैं? Adsorbate बोलते हैं. The concentration of substance that is absorbate is higher on the surface, and it does not penetrate to bulk. It does not penetrate to bulk. The last is example. When cotton is dipped in blue ink, when chalk is dipped या cotton जो भी लिखे, when cotton is dipped in blue ink, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा कॉटन ही भीग जाना है, ब्लू हो जाना है. लेकिन कई बार आप देखते होंगे, खास करके आपने वो गुलाब जल डालते हैं आंख में. We put rose water in your eye, no? आंख में गुलाब, वो आंख के अंदर ही डालते हैं. ऑरेंज पील करते हैं. अरे नहीं, मैं ब्यूटी टिप्स नहीं मांग रहा. मुझे आंख में हाँ, we put it in eye, आंख को साफ करने के लिए हम लोग गुलाब जल आंख में डालते हैं. I know this. I don't want any clarification on this. ठीक है. तो अगर आप मान लीजिए आंख में नहीं भी डाल रहे हैं, तो कुछ लड़कियों, अब देखिए मैं, क्योंकि मेरी शादी भी हो गई, आई नो, लड़कियां क्या करती है ना, दे कीप दैट रुई, वो एक अलग सा कॉटन आता है. व्हाट इज दैट? गोल गोल वाला जो बना हुआ कॉटन बॉल्स. तो वो कॉटन बॉल्स को आप क्या करते हैं, यू पुट दैट रोज वाटर, नो, और उसके बाद आप ऐसे रखते हैं, और यूं एक दो बार ऐसे किया, और फिर यूं ऐसे करते हैं, लाइट ऐसे ऐसे. ये ना, ये त्वचा को वो रखता है, त्वचा को ये रखता है, फ्रेश रखता है वो त्वचा को. तो वो त्वचा को फ्रेश रखने के लिए, तो वो जो आपने फेनोमेना किया ना, जहां पे आपने वो कॉटन बॉल को उसके ऊपर रखा, एंड यू डिड दिस 2 टाइम, सिर्फ सरफेस भीगा, पूरा गीला नहीं हो गया, सिर्फ सरफेस ही गीला हुआ. तभी ना आपने उससे ऐसा ऐसा पोंछ लिया. पूरा गीला तब हो जाता जब आप उस कॉटन बॉल को पूरा उस रोज वाटर में डिप कर देते. तो डिपिंग अगर हो जाती तब तो वो एब्जॉर्प्शन फेनोमेना हो जाता. बट आपने सिर्फ क्या किया, उसको सरफेस में ऐसा 2 बार टच कराया, वो टच हुआ तो सिर्फ सरफेस गीला हुआ, बाकी पूरी कॉटन अभी सूखी हुई है. दैट इज एब्जॉर्प्शन. तो सेकंड वाले में आप लिख सकते हैं, ब्यूटी टिप्स भी दे रहा हूं मैं क्लास में, नहीं. व्हेन कॉटन बॉल इज व्हाट डिप्ड था, यहां पे क्या होगा, टच्ड. ओनली टचिंग हो रही है ना, टच्ड विथ इंक. तो सिर्फ सिंपल टचिंग अगर आप कराएंगे तो वो क्या करेगा, सिर्फ सरफेस ही कलरफुल हो पाएगा, पूरा कॉटन कलरफुल नहीं होगा, जैसा कि मैंने अभी वो रोज वाटर के साथ आपको दिखाया. डन? यहां तक समझ में आ गया? हेडिंग डालें, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन. मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन. इसके आगे की कहानी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे. अगले क्लास में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन. टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या, हमने 2 टॉपिक पढ़ना है, फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन. तो एड्सॉर्प्शन अब कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का. एक होगा फिजिकल एड्सॉर्प्शन. अभी तक जितने भी एग्जांपल मैंने दिए वो सारे कौन से थे? सब फिजिकल एड्सॉर्प्शन के थे. रोज वाटर का उस पानी में लेना, चॉक का उसके ऊपर रोल कराना, वो स्पंज का टेबल पे कराना, दीज ऑल वेर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन. मैंने एक भी एग्जांपल अभी आपको केमिकल एड्सॉर्प्शन का नहीं दिया है. केमिकल एड्सॉर्प्शन भी होता है. तो एक होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, एक होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन. तो टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद दोनों के फैक्टर्स पढ़ेंगे कि किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है. और यही पढ़ते पढ़ते आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा. देन इज कैटालाइसिस एक डेफिनेशन पढ़ के एंड उसके आगे की कहानी फिर अगले क्लास में पढ़ते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए.